हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में छोटे छोटे आगे टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो आज हमने टॉपिक करना वो है एलिमेंट्स ऑफ डिससिमेट्री। इसी तरीके से इसके आगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर भी करने हमने। फिर हम लोग इनेशियोमर्स भी करेंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन मेरी आज ही ट्राई है किसी वीडियो में कराए जाएं, और कुछ और टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ये एलिमेंट्स ऑफ डिससिमेट्री क्या होते हैं। इससे पिछला वीडियो आप लोग देख लेना, उसमें मैंने कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शुरू करवाई थी, जिसमें सबसे पहला था कायरलिटी, असिमेट्रिक सेंटर। उसका मतलब ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिड हो और वो चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वो कंडीशन तब चलती है जब किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन कायरल हो। अब देखो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी कायरल कार्बन होते हैं, तो वहाँ पर हमने कुछ और कंडीशन देखनी होती है। तो शुरू करते हैं। ये भी एक कंडीशन है कि डिससिमेट्री होना। सबसे पहले डिससिमेट्री आपको वर्ड बताता हूँ। डिससिमेट्री क्या? डिससिमेट्री का मतलब सिमेट्री ना होना। अब सिमेट्री क्या चीज़ है? सिमेट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों जो होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अगर ये नहीं है तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिससिमेट्री। तो मतलब सिमेट्री का मतलब एक चीज़ ऐसी जिसमें ये एलिमेंट्स हों। मैं अब कुछ एग्जांपल बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो का मतलब होनी नहीं चाहिए। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बहुत सारे हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें हमने देखना होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। इसको शॉर्ट में मैं पीओएस बोला करूंगा, पीओएस। ठीक है, ये वाला एक कंपाउंड है, ये वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप सोचोगे सर बताई तो है नहीं आपने। ठीक है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, इसमें नहीं है, इसमें है। ओके, कैसे? बच्चे ध्यान समझो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से काटूं, ये मैंने जो डॉटेड लाइन लगाई है ये POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब ऐसी एक प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को, किसी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर के हिस्सों में बांट दे। अगर इस तरीके से बांट दे कि उसका आधा हिस्सा और ये वाला एक दूसरे का मिरर इमेज बने। क्या बने? मिरर इमेज बने। जैसे मान लो ये वाले को आप एक मिरर मान लो, तो ऊपर CH3, नीचे CH3, यहाँ Br, इधर Br, इधर H, इधर H, तो ये क्या बन गए? एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए। जब एक मॉलिक्यूल के हम लोग बराबर के 2 हिस्से कर दें, इस तरीके से करें कि उसका एक हिस्सा दूसरे की मिरर इमेज हो, तो हम उसको बोलते हैं कि ये POS है। ठीक है, POS है। ठीक है, लेकिन कायल कार्बन ये भी है और ये भी है कायल कार्बन। फिर हमने देखा ये दोनों कायल कार्बन सेम है। इसको बोलते हैं सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, कैसे? ये CH3 जुड़ा हुआ, ये भी CH3 से, ये Br से जुड़ा, ये भी Br से, ये S से जुड़ा, ये भी S से, और ये वाला ऐसे ग्रुप से जुड़ा, ये वाला भी ऐसे ग्रुप से जुड़ा। उसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। इसमें है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि OH है, OH है, H है, H है, यहाँ मिथाइल ऊपर CH, तो यहाँ पर POS नहीं है। इसमें लिख लो नो POS, यहां लिख देंगे POS है। अब होना चाहिए कि नहीं POS? POS तो नहीं होना चाहिए। मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सच प्लेन विच डिवाइड द मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट इनटू। ठीक है, इनटू ये इकट्ठा है, टू इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ। ठीक है, सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, एंड 1/2 इज मिरर इमेज ऑफ अदर। ठीक है, मतलब जिसमें भी POS आ गई, जैसे इसमें POS आ गई, ओके,
उसके दो हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे सेम, और उसमें सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर होंगे। ये वाला कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव। और ये वाला जिसमें पीएस नहीं है, ये वाला स्टार लगाया, ये वाला स्टार लगाया, ये इसको बोलेंगे हम लोग डिससिमिलर असिमेट्रिक सेंटर, इसको बोलेंगे सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। तो ये वाला तो हो गया एक्टिव और ये वाला हो गया इनएक्टिव। सिंपल सी बात, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, डिससिमेट्री होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बताने हैं। पहली मैंने कंडीशन बताई कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। फिर से बताता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ऐसी प्लेन किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे और एक उसका दूसरे का मिरर इमेज हो। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कहने का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव के लिए। ठीक है, दो वर्ड और बता रहा हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको बोलेंगे सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बोलेंगे डिससिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, ये बात देखो। तो ये 1/2 ऑफ द मिरर इमेज आ गया। सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर उसमें नहीं होने चाहिए। अब देखो ए है, मैंने बराबर का हिस्सा बताया, ये और ये दोनों इतना पार्ट और इसका आ गया मिरर इमेज। इसमें मैंने लिखा पीओएस नहीं है क्योंकि आप कहीं से भी काटोगे बराबर नहीं बनता। एम है तो मैंने इधर आटा, ये वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट ये मिरर मान लो। ये स्पून है, स्पैचुला है, इसको लिख दो स्पून या स्पैचुला। तो इसमें हमने ये बनाया कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे बहुत सारे आपको लेटर बोल दिए जाएंगे, एक्स बोल देंगे, डी बोल देंगे। तो हमने ये पहला पार्ट किया कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला। ठीक है, यहां से मिटा दिया मैंने। लो बच्चे, ये चीज आप लोगों ने जो इससे पीछे वाला पार्ट है वो एक बार उतार भी लेना। आपको एक बात और सिखाता हूं। मैं अपना हैंड का ये इस तरीके से ये आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये लो, ऐसे बना लिया। ये हैंड लिखा मैंने ऐसे। आपने ये सोचना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ओके, नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इस हैंड के इस ऐसे सेंटर में काटता हूं, इधर वाला पार्ट इसके मिरर इमेज बनता ही नहीं है, तो इसमें लिखेंगे नो POS, नहीं है इसमें। तो ये हैंड क्या हुआ? ये डिससिमेट्रिक हुआ। क्या हुआ? डिससिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक। ओके, बात समझ में आ गई। हैंड डिससिमेट्रिक है और पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरलिटी हैंडेडनेस से आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट आ गया, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS नहीं है। ठीक है, ओके, क्या चीज है ये? लो बच्चे, एक ऐसा पॉइंट सेंटर किसी मॉलिक्यूल का, इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल या कोई ऑब्जेक्ट विच जॉइन द सिमिलर ग्रुप ऑन द ऑपोजिट एंड। ठीक है, आप सोचोगे सर ये डेफिनेशन समझाओगे कैसे? आप लोगों ने ये चौथा मॉलिक्यूल देखना, फोर्थ मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्थ मॉलिक्यूल में क्या मैंने क्या किया? मैंने यहां एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके यहां जोड़ा, और ये इसके पीछे ऐसे निकलता हुआ आप देखो, ये OH और ये भी OH। तो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS। किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट से हम लोग दोनों तरफ ऐसी लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं कि वो जो दो ऑपोजिट एंड में जाके दो पॉइंट को ग्रुप को जुड़ेगा वो सेम होने चाहिए। ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। क्या? ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, होना नहीं चाहिए। ये तो है, वो कैसे होगा? यहां OH लगा दो, यहां H लगा दो, यहां OH लगा दो, यहां Cl लगा दो, वो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या? होना नहीं चाहिए। ठीक है, लो जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, बिल्कुल सही।
नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसा पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल विच जॉइन द सिमिलर ग्रुप ऑन द ऑपोजिट एंड, ये देखो होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बच्चे एक आ गया नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या आ गया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस का मतलब जिसके राउंड किसी मॉलिक्यूल को आप रोटेट करोगे। लो जी, आप ध्यान से चेक करो। मैंने इस मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये वाले और ये पॉइंट को बिल्कुल आर पार निकाला हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा, आप ध्यान से समझना, यहाँ रेड है, इधर रेड है, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो 180 पे रोटेशन के बाद यहाँ रेड और ये तो सेम आ गया। ओके, इसका मतलब ये ऐसा एक्सिस है जिसके राउंड अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूं तो वो अपनी ज्योमेट्री को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को, अपने अरेंजमेंट को रिपीट करता है। लो जी, ऐसे है, ऐसे किया तो रिपीट कर गया। देखो, इसका मतलब इसमें 180 डिग्री पे जब मैंने घुमाया तो इसको रिपीट कर गया 180। टोटल तो 360 होता है, तो 360 को 180 से डिवाइड कर दो, ये बन गया टू फोल्ड। टू फोल्ड का मतलब दो बार। कैसे? एक ये वाला एक बार ऐसे आया, एक बार आया, मतलब दो बार ये रिपीट कर गया। ठीक है, ये एक्सिस कौन सा है? वो एक्सिस जिसके राउंड अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो वो कॉन्फ़िगरेशन को सेम आ जाए। रेड पहले है, ऐसे घुमाया, रेड यहाँ आ गया, वो सेम ही एक जैसा ही है, सिमिलर आ गया। ये होना नहीं चाहिए। लो जी, होना नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ो। नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एन एक्सिस थ्रू विच ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड शो सेम कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट आफ्टर डेफिनेट एंगल। जैसे 180 के बाद दो बार टू फोल्ड, अगर 120 है तो 360 को 120 डिवाइड करो 3 बार, और अगर 90 पे है तो 4 बार करेगा, 4 बार करेगा। बात समझ गए? 4 टाइम। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड वाले 90 डिग्री और 3 फोल्ड वाले 120। ये तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात होती है। अगर आपने नंबर ऑफ फोल्ड एन फोल्ड निकालना हो, जैसे यहाँ लिख भी लो नीचे इसके, अगर आपने एन फोल्ड निकालना हो तो आपने क्या करना, 360 को एंगल से डिवाइड कर देना, अपने आप एन फोल्ड आ जाएगा। ये फार्मूला नोट कर लो। 360 फिक्स है और कितने एंगल पे रिपीट होता है वो डिवाइड कर दो, एन फोल्ड आता है। एन फोल्ड का मतलब 2 फोल्ड, 4 फोल्ड, 3 फोल्ड या जो भी इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फोल्ड होते हैं। आप समझोगे सर ये कैसे हुआ। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और ये देखो एक एक्सिस बनाया, ये एक्सिस बना दिया, ये 2 फोल्ड एक्सिस है। ऐसा क्यों? जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊंगा ऐसे, तो 180 के बाद ये जहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा। बस समझ गए? ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें तो ये है दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और कौन सा 2 फोल्ड, क्योंकि 180 के बाद यहां आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तीसरा क्या हुआ? तीसरे में ये सी है, सी के ऊपर मैंने स्टार लगाया, ऐसा क्यों लगाया? ये बी आर है, ये एच है, और ये वाला इधर और ये वाला इधर, इस पे मैंने स्टार लगाया, और ये वाला इधर CH2, और ये सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर है। क्या है? सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर है। और बच्चे मैंने यहाँ पर एक प्लेन लगाई और ये POS है, इसलिए ये इनएक्टिव है। ये लो, हाँ जी, तीसरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें क्या है? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसी प्लेन जो बराबर के इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अदर, ध्यान रखना। और बहुत बार आपको ऐसे एग्जांपल भी आएंगे, अगर ये BR यहाँ आ जाए, H पीछे आ जाए, वो नहीं है। ये देखो दोनों BR पीछे हैं, दोनों H आ गए हैं, तो है ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, लो बच्चे वीडियो रोको अभी एक बार। वीडियो रोक के आपने क्या करना, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन उतारनी है,
जितने क्वेश्चन मैंने ये पहला सॉल्व कराया इसमें पीओएस नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, दूसरे में है इनएक्टिव हो गया, तीसरे वाले में पीओएस है इनएक्टिव हो गया, चौथे वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है इनएक्टिव हो गया, पांचवें वाले में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 180 वाली टू फोल्ड इनएक्टिव हो गया। अब हम इन पे दिमाग लगाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 कि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ओके, 1 मिनट के लिए आपने वीडियो रोकनी है, जस्ट आपने ये उतारना है ये वाला, और ये सारे एग्जाम्पल उतारो, मैं सारे सॉल्व कराता हूं। हमने ये दिमाग लगाना है कि 6 से आगे जितने भी मैंने 5 तो देखो मैंने करवा दिए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो रोक पे आप लोग ये सारा करो। लो बेटा, अब आ गया 6th क्वेश्चन में एक दिमाग में बात आती है कि यहां पर तो कोई कायल कार्बन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp है और ये वाला कार्बन sp2 है, इसमें तो कोई कायल कार्बन ही नहीं है। तो सबसे पहले लिख दो यहां पर नो कायरल कार्बन, मतलब इसमें कायरलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें फिर अपने ये ढूंढेंगे क्या इसमें डिसिमेट्री है। ओके, देखते हैं अभी। लो जी, अगर आप लोगों ने ये सारी चीज उतार ली है, मैंने बोला था वीडियो रोक के, अब तक नहीं उतारी फिर भी उतारो क्योंकि मैं यहां पर उनके क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, लो बेटा, आप लोगों ने वीडियो रोक के ये पार्ट उतार लिया, मैं वो वाले एग्जाम्पल इधर करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, इनको बोलते हैं हम लोग एलीन्स। यहां लिखो ऐसे एलीन्स। एलीन्स क्या होते हैं इनमें? इसमें डबल बॉन्ड ऑन एडजासेंट कार्बन होता है, एडजासेंट कार्बन। ठीक है, ओके, इनको एलीन्स बोलते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, इधर डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इस पे ग्रुप लगाया ए, इस पे ग्रुप लगाया बी। सबसे पहले हम लोग इनकी ओवरलैपिंग देखते हैं कैसे। इसके बाद यहां पर हमने ये ए लगाया और यहां पर बी लगाया। ध्यान रखना, ये वाले जो ए और बी हैं ये उस प्लेन में नहीं है जिसमें ए बी है, ये मैंने प्रूव करना अभी। ठीक है, उस प्लेन में नहीं है जिसमें ये दोनों है, ये आउट ऑफ प्लेन है। क्यों ऐसा? लो जी, ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp2। अब हम इनकी ओवरलैपिंग शो करेंगे। कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना लो क्योंकि हम लोग इनकी ओवरलैपिंग बनाएंगे। चलो जी, यहां मैं बाद में बनाता हूं। क्या करो आप लोग, ये जो डबल बॉन्ड है इसके लिए एक पाई बॉन्ड ऐसे बना लो। बना लिया तो ये sp2 है, ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है। कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, प्लस इसमें py एंड pz अनहाइब्रिड है। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, इसमें प्लस एक pz अनहाइब्रिड है। xy हाइब्रिडेशन में आ गया, pz है। ठीक है, ये वाला pz है, pz तो इसमें भी है। ओके, ये कर गया ओवरलैप, ऐसे कर गया ना ओवरलैप। ठीक है जी, अब देखिए ये जो कार्बन है इसमें एक तो pz तो मैंने ओवरलैप करवा दिया। अब जो py बचा, y तो इसके परपेंडिकुलर है, ये लो, और जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये वाला आएगा ऐसे। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल में एक रोटेशन आ जाएगी, मतलब जिस प्लेन में ये है जैसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इस प्लेन में है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी के कारण ये वाले जो ए हैं, ये वाले जो ए हैं, ये वाले, ये ए पीछे चला गया और एक जो है वो आगे चला गया। कहने का मतलब, इसका एक शॉर्टकट मैंने फंडा बनाया हुआ। क्या, अगर मैं इसको वर्टिकल, जैसे ये वाला देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिखूं, ये वाला वर्टिकल आ गया। ये देखो हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल आ गया। ये बात समझ गए? इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। क्या है? नॉन प्लेनर है, प्लेन में नहीं है। ओके, क्योंकि जिस प्लेन में ये वाले हैं, ये ग्रुप इन प्लेन है, तो ये वाले आउट ऑफ प्लेन है।
चलो जी, आउट ऑफ प्लेन है, ये बात ध्यान से समझ लो। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल क्या हुआ, अगर इसको मैं बताऊं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गया, बस इसमें ऐसी कोई प्लेन नहीं है जो इसको बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दे। इसमें क्या है, डिससिमेट्री है, डिससिमेट्री है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये वाला। मतलब आप लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं, क्योंकि अगर यहां से डिवाइड करोगे ये वाला ऐसे आ गया और ये वाला ऐसे आ गया, मतलब ये अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट सिमेट्री नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है। देख लो, नो पीओएस, कायल कार्बन नहीं है, नो पीओएस है। एक बात और आपने समझी, बिना कायल कार्बन के भी डिससिमेट्री वाले मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। कायरल नहीं है फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिव है, बिकॉज ऑफ डिससिमेट्री। डिससिमेट्री का मतलब प्लेनोसिमेट्री नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं है। बात समझ में आ गई। चलो जी, अब इस मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। लो जी, ये मॉलिक्यूल को आने वाला हूं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप देखो कार्बन 1 2 3 4। एक फंडा बताता हूं, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, अब ये दोनों सेम आ गए ना, ये इसमें प्लेनोसिमेट्री है ऐसे। और क्योंकि एक बार हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, वो कैसे डायग्राम में बनाता हूं। लो जी, कैसे डायग्राम अभी बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लो बेटा, एक कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर कोई मैं ए ग्रुप लिख देता हूं, इधर बी ग्रुप, एक और डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, और ये ध्यान रखना ये ए और बी प्लेन में ही है, ये भी प्लेन में ही है, इन प्लेन है, इन प्लेन है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये आ गया फिर से हॉरिजॉन्टल। अब हम क्या करते हैं, इनकी ओवरलैपिंग शो करते हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो। चलो पहले ये मैंने ए लगाया, ठीक है, ये तो एंड में लगाएंगे जब आपको समझ में आएगा। लो जी, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड ऐसा बनाया, बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला डबल बॉन्ड, वो तो आपको पता है ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा 90 डिग्री बनेगा, ये देखो बन गया, बन गया, क्योंकि ये वाला sp है, ये वाला sp है, ये वाला sp2 प्लस p है, ये वाला एक px या py और pz है, दो, इसमें भी py एंड pz है, और इस वाले में sp2 है प्लस एक ही है pz, ऐसे है इसमें, ठीक है, और इसमें एक ही है pz, ठीक है। चलो जी, इस पे फिर मैं वही काम करूंगा, क्या, इसके बाद मैं ये वर्टिकल बनाया, ये वर्टिकल बनाया, ऐसे किया, ठीक है। आप देखो, जिस एक्सिस में ये पाई बॉन्ड है उसी एक्सिस में ये पाई बॉन्ड है। अगर मैं इनको और इनको, ये वाले देखो प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल लिखूं, ये वाला वर्टिकल आ गया घूम के, ये वाला फिर हॉरिजॉन्टल आ गया, इसीलिए ये इस टाइप से मैंने बनाया। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर है, नो कायरल सेंटर, बट वन इसकी POS है। वो कौन सी, किस तरीके से भी आप इसको, इस मॉलिक्यूल को यहां से काट दोगे, मतलब यहां से काट दोगे, ये वाला हिस्सा इसकी मिरर इमेज बनता है, समझ गए। तो अब बताओ मुझे, ये मॉलिक्यूल को क्या लिखूं मैं, इसको तो ऑप्टिकल इनएक्टिव लिखूंगा। चलो जी, इसको क्या लिखूंगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव, क्यों, बिकॉज इसमें POS है, प्लेनोसिमेट्री है। बात समझ आ गया, ये नहीं लेनी आपने, ये प्लेनोसिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसमें आप Br और H मेजर मेरे में नहीं बनती, इसकी POS ये वाली है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब एक शॉर्टकट है हमारे पास। मान लो इस तरीके से लंबी सारी चेन आ जाए, ऐसे आपको पूछा जाए कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ऐसे आ जाए, यहाँ पर A आ गया, इधर B आ गया, यहाँ पर A आ गया, इधर B आ गया, है कि नहीं। करना क्या है, एक सिरे से शुरू कर दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये दोनों अलग अलग आ गए। लो जी, नो POS मतलब एक्टिव, ये लो, क्लियर समझ में आ गया।
आपने कुछ नहीं करना, सारी उस लंबी चेन में जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखना एंड वाले अगर सेम आगे तो ये हॉरिजॉन्टल, इसके आगे वाला हॉरिजॉन्टल आएगा तब वो प्लेन में आएगा। अब ये प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन में। जब भी आउट ऑफ प्लेन में आ गया उसमें पीयूएस नहीं है, होना क्या चाहिए एक ही प्लेन में, तब उसको काटोगे बराबर के हिस्से बनेंगे। बिल्कुल डन, क्लियर समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। लो जी, आप लोग फिर से वीडियो रोको, जहां तक मैंने ये एग्जांपल ये करवाता गया हूँ ये करते जाओ, ये करते जाओ। उसके बाद मैंने ये वाला एग्जांपल ऐसे समझाया, ये करते जाओ सारा, और ये मैंने एग्जांपल और करवाया, इस तरीके से करते जाओ। मैं साइड में हो जाता हूँ, वीडियो रोक के एक बार इसको पूरा कीजिए, वीडियो रोक के इसको पूरा कीजिए, ठीक है? ओके, एक एग्जांपल और करवाता हूँ, वीडियो रोक के इसको पूरा करते जाओ। लो जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो मैं इस तरीके से काफी सारे कंपाउंड आएंगे, जैसे ये कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन, ये ऐसे ये मैंने रिंग सा बना दिया एक, ठीक है, ये एक रिंग बना दिया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है OCH3, इधर लगा हुआ है H, क्लियर, इधर लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ H। ओके, सबसे पहले ये तो देखो आप, ये तो डबल बॉन्ड आ गया, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल बोला। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ये रिंग है, इस रिंग को हम लोग वन डबल बॉन्ड बोलते हैं। कहीं भी रिंग आ जाए उसको वन डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल आएगा पक्का, फिर ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अब मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेम आगे? हाँ जी, लेकिन इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर वो है ये डिफरेंट आ गया, डिफरेंट, तो ये सेम होने चाहिए, इसलिए इसमें लिख देना नो पीओएस। पीओएस नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों मिथाइल होते या दोनों मिथॉक्सी होते तो पीओएस था। इसमें नो डाउट H और H सेम आते हैं, बट ग्रुप लगा गए तो नो पीओएस और नो कायरल कार्बन नहीं है, बस इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि पीओएस नहीं होनी चाहिए। ये मैंने एग्जांपल एक्स्ट्रा में करवाए हैं सिर्फ इन मॉलिक्यूल को समझाने के लिए, ठीक है? अब बच्चे 8वां देखते हैं। सबसे पहले इस 8वें मॉलिक्यूल हमने क्या करना, ये CH2 है, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, और यहाँ पड़ा क्या, कायरल सेंटर, कोई पीओएस नहीं है इसमें, नो पीओएस कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा सिमेट्री नहीं दिखती आपको, बस ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही। इसमें क्या है, हमने मान लो मैं यहां से इसको सेंटर ऐसे लगा दूं, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। रीजन क्या उसका, उसका रीजन इसमें ये आया कि अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल के ग्रुप्स देखें, ठीक है, पहले ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, कारण इस कार्बन पे दोनों फ्लोरीन, इस पे दोनों H, इस पे दोनों H, और इस कंपाउंड पे दोनों भी R, ठीक है? मतलब इसमें कायल कार्बन ही नहीं है, कोई कायल कार्बन है ही नहीं कोई इसमें, ठीक है? इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, दूसरा मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लिख लो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो जी नोट करो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कारण इसमें कायल कार्बन ही नहीं कोई, ठीक है? दूसरे नंबर पे अब ये आ गया, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ H लिखना, इधर H लिखना, इस पे आप स्टार लगाओगे, इस पे भी स्टार लगाओगे। क्वेश्चन आ गया, क्या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? चेक करते हैं। लो बच्चे, यहां से C आया, यहां डबल बॉन्ड, यहां से C आया, यहां डबल बॉन्ड, यहां से CH2 है, यहां से CH2, उसके आगे CH2, उसके इधर CH2, फिर CH2, फिर CH2, बिल्कुल। इसमें आगे 2 सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर, जब भी 2 असिमेट्रिक सेंटर आ जाए उसमें 1 पीओएस होती है, 1 पीओएस होती है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये इनएक्टिव है। हाँ जी, क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझ लो ध्यान से।
लो जी, हमने कितना कुछ देखना, 2 मिनट के लिए रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने कायल सेंटर देखना है, ठीक है। कायल सेंटर अगर तो एक है फिर तो कुछ भी नहीं सोचना, उसमें पीओएस होती नहीं कभी भी, ना सेंटर होता। अगर कायल सेंटर एक से ज़्यादा आगे, 2 आगे, तो हमने क्या करना है, उस पर देखना पीओएस है कि नहीं। पीओएस क्या चीज़ है? सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। पीएस नहीं क्या है? डिसिमिलर असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑसिमेट्री देखनी है, एक्सियोसिमेट्री देखनी है। कईयों में कायल सेंटर नहीं होते, उसमें मैंने ये देखना है कि ये आउट ऑफ प्लेन जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे ये वाला, इसमें डिसिमेट्री एलिमेंट है बिकॉज ऑफ ये प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनर है। ये वाला नॉन प्लेनर है क्योंकि ये आगे पीछे ऐसे आता है, ठीक है। तो मॉडल भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो इस मॉडल में ये कार्बन डबल बॉन्ड, अगर मैंने इसको ऐसे प्लेन में रखा, ये देखो वर्टिकल आ गया, बिल्कुल सही। तो मैं इसको कहीं भी ऐसे 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाता। मान लो यहाँ से काटूंगा, ये वाला इसकी मिरर में, ये ऐसे है, ये ऐसे है, नहीं बना। तो ये वो है, ये वाला, समझ आ गया। मान लो मैं कार्बन इसके और ले आता हूँ आगे जाके, ठीक है। कार्बन इस पे और लगाता हूँ, तो वो कार्बन हम लोग इस तरीके से ये देखते हैं कि किस टाइप से ये आगे जुड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो अगर हम लोग इस पे कार्बन और ले आए, ठीक है, तो आपको मॉडल में अभी दिखाता हूं कि एंड वाले ग्रुप जो हैं वो किस तरीके से प्लेन में आएंगे। लो जी, आप देखो ध्यान से कि एंड वाले जो ग्रुप हैं वो किस तरीके से प्लेन में आएंगे। ये लो, मैंने बच्चे 3 कार्बन लगा दिया, आप ध्यान से चेक करो, 3 कार्बन, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया 3 कार्बन। मैं एक बार पूरा सिस्टमेटिकली इसको बना लूँ, ये लो, ठीक है। हाँ जी, अगर मैंने इनको ऐसे प्लेन में रखा, ये बॉन्ड ऐसे आए, उसके बाद फिर ये ऐसे हो गया वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये देखो लास्ट वाले, आप देखो ग्रीन ग्रीन एक ही प्लेन में आ गए, ये ब्लैक ब्लैक वाले एक ही प्लेन में आ गए, हो गए ना ऐसे प्लेन में। अब इसको यहाँ से काटूं, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। 2 कार्बन, ये वाला इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। ये वाला ये सेम होना चाहिए, ये वाला ये सेम होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला कराया ऐसे। ये देखो आप, ब्रोमो ग्रीन, ये ग्रीन एक प्लेन में आ गया H, और ये देखो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोलता हूँ, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके देखो। तो इस टाइप से हमने 3D देखना है, ओवरलैपिंग के एक्सिस देखने हैं पी ऑर्बिटल के, तो जाके ये मॉलिक्यूल हम लोग उसको प्रॉपर समझा पाएंगे। तो बेटा इस पार्ट में हमने एलिमेंट्स ऑफ डिसिमेट्री किए हैं। क्या किया हमने? एलिमेंट्स ऑफ डिसिमेट्री किए हैं। पूरे एग्जाम्पल ये उतार लो सारे, आराम से वीडियो रोको, फिर ये सारी चीजें सीखो। और अब हम इसके नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो अब करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाते हैं, एनेंशियोमर्स कैसे होते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें अब मैं आगे करवाने वाला हूं। ओके बेटा, तो बच्चों अब हम इस पार्ट में करने वाले हैं एनेंशियोमर्स। सबसे पहले काम करना, आप लोग ये जो दोनों मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये दोनों उतारो, और बीच में इसके मिरर है, ठीक है। ये कार्बन है, ये भी कार्बन, और ऊपर में लिखा हुआ लैक्टिक एसिड। ये देखो क्या लिखा हुआ, लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये देखो CH3, एक ये कार्बन COH, और 2 पे है हाइड्रोक्सी, और ये रहा इसका कायरल कार्बन। ये बना लो स्ट्रक्चर। अब ये देखो इस मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव तो पक्का, क्योंकि जब एक कायरल कार्बन होता है उसमें कोई POS नहीं होती, कोई COS नहीं होती, कोई AOS नहीं होती। तो एक वाला पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होता है अगर उसमें एक कार्बन ऐसा हो जो असिमेट्रिक हो और चारों ग्रुप डिफरेंस से जुड़ा हो। लैक्टिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है, ये बहुत फेमस है। मसल में इसी से फटीग होती है, थकावट हमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी पेन होते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड ही ऐसा है जो हमें फटीग, थकावट देता है। तो इसको रिसाइकल करना होता है। ये मेडिकल जो बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक है। ओके, तो मैंने इस कार्बन को यहाँ पर ये देखो एस्टिक लगाया, तो ये कायरल है। चारों ग्रुप 1 2 3 4 डिफरेंट हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिव तो पक्का। एक्सपेरिमेंटली एक कंपाउंड की जो स्पेसिफिक रोटेशन है 3.82 डिग्री है, और ये डेक्स्ट्रो है। क्या है? डेक्स्ट्रो है।
ठीक है, हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये बन गई, ये वाला ग्रुप इसके सामने, ये वाला ग्रुप इसके सामने, ये वाला ग्रुप इसके सामने और ये इसके सामने, मिरर इमेज बन गई। और मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपरइम्पोजेबल। क्या है? मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल है। आप इसको 1 नंबर लिखो, इसको 2 नंबर लिखो, ऐसे लिख लो। हाँ जी, सबसे पहले मिरर इमेज बनी, मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल है, दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं, समझ गए? ये इसका और ये इसका इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर क्या चीज़ है? अगर एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं और वो मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज ना करे और दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हों, मतलब इसको मिरर में रखोगे ये बनेगी, इसको रखोगे ये बनेगी, हुए तो दो ना ये, तो ये इनेंशियोमर्स हैं। इनको हम लोग इकट्ठा इनेंशियोमर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर पेयर जब भी आ जाए उसमें 2 आते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और इस फिनोमेना को, जिसमें एक कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे, ओके, इसको इनेंशियोमरिज्म बोलते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का आगे का पार्ट है, इनेंशियोमरिज्म। ठीक हो गया। इसकी खास बातें, अगर ये डेक्स्ट्रो है डी तो ये लियो है पक्का। अगर इसका 3.82 डिग्री है तो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। यहां आपने ये लिखना कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या लिखना? मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड सेम है इसका। वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन सेम है, बट इनके साइन डिफरेंट है। ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर ये माइनस हो वो प्लस होगा। समझ आ गया? ओके। तो ऐसे सारे वो कंपाउंड सबकी मिरर इमेज बनती है, और अगर मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। चलो जी, टोटल अगर इनेंशियोमर 10 बने तो उसके पेयर 5 बनेंगे, अगर 4 बने तो उसके क्या बनेंगे? पेयर 2 बनेंगे, अगर 8 है तो पेयर 4 बनेंगे, क्योंकि 2 से 1 पेयर बनता है। तो क्वेश्चन में ये पढ़ना होता है कि इनेंशियोमर्स कितने या इनेंशियोमर पेयर कितने। इनेंशियोमर पेयर टोटल इनेंशियोमर के हाफ होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज लो जी। सबसे पहले तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? द टू फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। टू फॉर्म कौन सी? 1 and 2। ठीक है, with 1 chiral carbon atom due to the different arrangement का समझ गए हो, ये COH इधर है क्योंकि दोनों के अलग अलग अरेंजमेंट है। मैंने आपको बॉल स्टिक मॉडल से समझाया हुआ है कि अगर कोई मिरर में सुपरइम्पोज ना करे इसका मतलब वो डिफरेंट है और उसका अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, और इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, अरेंजमेंट को, ऑफ द ग्रुप्स। और फिनोमेना इज नोन एज इनेंशियोमरिज्म। यहाँ ऐड कर लो फिनोमेना, ये जो फिनोमेना बनेगा, ठीक है, फिनोमेना इज इनेंशियोमरिज्म। इनेंशियोमरिज्म, चलो ये ऐसे लिख दो। ओके, अब इनेंशियोमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इनेंशियोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये सबसे मेन चीज है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की वैसे भी मेन है। अच्छा, अगर एक डेक्स्ट्रो है, डी है, प्लस है, देन अदर, दूसरा लीवो होगा, एल होगा, माइनस होगा, इनमें कभी भी पीओएस प्लेनोसिमेट्री, सीओएस एओएस नहीं होती। एक्सोसिमेट्री नहीं होती, सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती, प्लेनोसिमेट्री नहीं होती। तो इससे पिछला जो सेक्शन मैंने करवाया उसमें प्लेनोसिमेट्री मैंने बताई थी कि अगर सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर आ जाए, सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर आ जाए, उसमें पीओएस होती है। हर इनेंशियोमर में ये नहीं होती आगे, इनमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन इक्वल होती है विद ऑपोजिट साइन होती है। ये देख लो, ये वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है। ये बात भी समझ में आ गई आपको। उसके बाद इनेंशियोमर चाहे ये है चाहे ये है, इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी वो सेम रहती है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो, अगर तो कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव है उसके तरफ तो सेम आएगी, इसकी और इसकी सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर कोई तीसरा हमने ऑप्टिकली एक्टिव ले लिया, क्या ले लिया? ऑप्टिकल एक्टिव ले लिया। मान लो हमने तीसरा डी ले लिया, तो ये डी की अलग होगी और ये डी एल की अलग होगी। उसमें इनके रेट ऑफ रिएक्शन भी,
इनके नेचुरल प्रोडक्ट भी अलग बनेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल अगर इनएक्टिव है उसमें क्या होगा, सेम होगी। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डी है एक एल है, उसमें इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो ये मैंने आपको इनेंशियोमर्स के मेन पॉइंट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से इनके फीचर है, डेफिनेशन क्या है, ये बताई है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक जो बिल्कुल अल्टीमेट बात बता दूं वो ये है, इनेंशियोमर मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपरइम्पोजल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, साइन ऑपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये मैंने एंड की बात आपको बता दी। जब भी आपने इनेंशियोमरिज्म पहचानना है तो आपने ये देखना है कि उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, एक प्लस एक माइनस, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं इनेंशियोमरिज्म या इनेंशियोमर्स। ओके, आप 1 मिनट के लिए वीडियो रोको आराम से। ये डेफिनेशन है, यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट। और एक मैंने एग्जांपल दिया, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है वो इनेंशियोमर है। अगर वो इनएक्टिव है तो उसमें इनेंशियोमरिज्म का फिनोमेना आता ही नहीं। रीजन चाहे कोई हो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, चाहे ड्यू टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, चाहे ड्यू टू अकायरल नेचर, तो वो इनेंशियोमर शो नहीं करेगा। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका एक बार सारा स्क्रीनशॉट लेके और पूरा वीडियो रोक के एक एक चीज डालो। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चे इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं डायास्टीरियोमर एंड डायास्टीरियोमरिज्म। आप लोगों ने एक एग्जांपल देखना, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनल। ध्यान से समझो, ब्यूटेनल का मतलब इसमें कार्बन है 4, 1 2 3 4 और नंबरिंग यहां से शुरू की हमने, ये लो, और 2 और 3 पे 2 ब्रोमो है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं। तो इसमें आप नोट कर लो 2 कायरल सेंटर, और जो 2 कायरल सेंटर हैं उस पे आपने यहां लगाया एस्ट्रिक। ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहां बना रखी है, आप चेक करो, CHO CBr, और ये जो मैंने अलग अलग कलर से ग्रुप शो किए हुए हैं ये सारे इनके कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो यहाँ CHO है तो दोनों Br सेम साइड, H इधर आ गई, तो ये इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। जो मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है D+20, ये सारी ये वैल्यू मैंने हाइपोथेटिकल लिखी हुई है कि जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल देखेंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आया और 20 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन है। ये रटनी नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली हुई है, ध्यान रखना, दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और अभी मैंने इसको हाइपोथेटिकल लिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। तो बेटा मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। क्या बनाया? मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। तो पहले की मिरर इमेज दूसरी होगी। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो होना ही है पक्का, और अगर ये +20 है तो -20 होना है, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज बनी और मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल है। इसका मतलब पहला और दूसरा क्या हुआ? इनेंशियोमर। इससे जो मैंने पहले करवाया था इनेंशियोमर है, क्योंकि मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल इज इनेंशियोमर। अब मैंने इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन रखा। क्या किया मैंने? यहाँ पर Br दोनों सेम साइड थे, अब मैंने Br ऑपोजिट कर दिए, अब उसकी मिरर इमेज बन गई। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि तीसरे वाला भी डेक्स्ट्रो है और ये +10 है क्योंकि इससे तो अलग होगा, और ये उसकी मिरर इमेज बनी। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, और ये +10 है तो ये -10। तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड एंड फोर्थ भी इनेंशियोमर। ठीक है, क्या हुआ? थर्ड एंड फोर्थ भी इनेंशियोमर। तो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे कि इधर जो इनेंशियोमर हैं, इनेंशियोमर पेयर हैं, वो 1 और 2 हैं और 3 और 4 हैं। ये तो इससे पिछले वाला जो था उसको मैंने लिंक किया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन है डायस्टीरियोमर क्या है। ध्यान से समझना, पहला और तीसरा मतलब मिरर इमेज नहीं है। लो जी, पहला एंड तीसरा, पहला एंड चौथा, पहला और चौथा
दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ये जो हैं ये क्या हुए, डायास्टीरियोमर। अब मैं समझाता हूं कि बेसिकली ये क्या चीज है डायास्टीरियोमर। ओके, डायास्टीरियोमर ऐसे दो आइसोमर हैं, पेयर हैं जो मिरर इमेज नहीं होते। सुपर इम्पोज तो करेंगे क्या जब मिरर इमेज ही नहीं है, तो मतलब मिरर इमेज नहीं है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेज नहीं है। सबसे पहली चीज इनेंशियोमर में क्या होता है, मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। यहां पर क्या है, मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है, मिरर इमेज नहीं है। लो जी, these are the isomers with different configuration which are not mirror image, mirror image ही नहीं है of one another। और इस फिनोमेना क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमरिज्म। मैंने लिखवाया नहीं, आप लिख सकते हैं फिनोमेना इज नोन एज डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमरिज्म, ठीक है। ये किन में होते हैं, जिनमें दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हो, क्योंकि उनके फिर आइसोमर कई बनेंगे। अगर तो एक ही कायरल सेंटर है फिर तो दो ही बनने और दोनों होंगे एनेंशियोमरिज्म, और उसमें डायस्टीरियोमर पेयर बनना ही नहीं कभी। तो ये दो या दो से ज्यादा जिनमें भी कायरल सेंटर होते हैं वो डायस्टीरियोमर शो करते हैं। इसमें क्या है, नॉट मिरर इमेज एग्जिस्ट इफ कायरल सेंटर कार्बन आर टू और मोर, ठीक है। इनकी सेम और ओपोजिट साइन होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिफरेंट होता है। आप समझो कैसे, लो जी, इसका ये भी डी है, ये भी डी है, साइन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, 20 और 10 है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, समझ गए। इसका मतलब साइन ऑपोजिट हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है फिर भी। तो मैंने क्या लिखा, साइन सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। आप इसको चेक कर लो, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, बट ये L है, ये D है, और ये L है, ये L है। साइन इनका सेम भी हो सकता है, मतलब दोनों डेक्स्ट्रो दोनों लीवो, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिफरेंट है, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, उनके कारण हम क्या करते हैं, इनको फिजिकल मेथड से ही, डिस्टिलेशन हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया, इनसे ही सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है ड्यू टू सेम फंक्शन, जो आप लिख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू सिमिलर फंक्शन ग्रुप, वो आप एक्स्ट्रा में नोट कर लो। तो ये मैंने आपको डायास्टीरियोमर समझाया, आपको क्लियर हो गया। तो बच्चे आप लोग आराम से, तो सबसे मेन चीज है वो ये है, मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, नॉट मिरर इमेज, ये चीज डबल अंडरलाइन कर लो, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ये मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज नहीं है। तो जगह अगर कार्बन दो या दो से ज्यादा हो तो डायास्टीरियोमर होता है, और अगर एक ही हो तो उसमें एनेंशियोमरिज्म होता है, डायास्टीरियोमरिज्म नहीं होता। और जिसमें डायास्टीरियोमरिज्म है, एनेंशियोमरिज्म उसमें पक्का होता है, जैसे ये और ये एनेंशियोमर, ये और ये एनेंशियोमर, ये वाला इसके साथ नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये ट्रू फॉल्स जो है असर्शन रीजन क्वेश्चन है वो भी पूरे करने। आप लोग एक बार पूरा वीडियो रोको, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, और ये जो एग्जांपल मैंने बनाए इस तरीके के, तो वो आपने उतारने में साइड में हो जाता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने किसी एग्जांपल पे पर्टिकुलर जो है टाइप का अरेंजमेंट कैसे अरेंज करना, और कौन सा हमने डायास्टीरियोमर ये शो करना। ओके, आराम से एक बार उतार लो पूरी वीडियो को, और पूरा ध्यान से समझो मैंने किस तरीके से ये लिखा हुआ। ओके, तो अब हम ये आपने उतार के कर लिया, अब हम इसका एक और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इनेंशियोमर्स जो होते हैं उसमें एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लीवो होता है। डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीवो को स्मॉल एल एंड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे अगर अपने दो इनेंशियोमर्स को मिक्स कर दें, मतलब एक डी को एल में मिक्स कर दें, तो इक्वी मोलर मिक्सिंग करनी है हमने, बराबर के मोल, मतलब जैसे दोनों के एक एक मोल या दोनों के दो दो मोल, इस तरीके से मिक्स करने हैं हमने, ठीक है।
तो अब मैं जो करवाने वाला हूं आपको वो है रेसमिक मिक्सचर। क्या है? रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है, किन कंडीशन में बनेगा और इसके यूज क्या है। लो जी, सबसे पहले हम लोग इधर जो भी लिखा मैंने उसको समझने से पहले यहां आओ। ये एक पहला केस है। आप सबको पता लैक्टिक एसिड, जैसे एक कार्बन पे मैंने OH लगाया और COOH लगाया, फिर यहाँ पर H है, इधर CH3 है और यहाँ पर एस्टिक लगा हुआ है। लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। जब हम पोलैरीमीटर में इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं तो ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है, और इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने पिछले भी पार्ट में करवाई, वो माइनस या प्लस 3.82 डिग्री हो सकती है। ओके, मान लो हमारे पास लैक्टिक एसिड प्लस है और उसका 1 मोल हमने मिक्स कर दिया माइनस वाले लैक्टिक एसिड में 1, अब दोनों के 1-1 मोल आ गए। अब दोनों के 1-1 मोल आए, जब हमने दोनों मिक्स कर दिए 1-1 मोल, तो बाद में हमारे पास जो मिक्सचर बना वो रेसमिक मिक्सचर बना। इसका मतलब रेसमिक मिक्सचर कब बनता है? सेम कंपाउंड के इनेंशियोमर्स को इक्विमोलर क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो बनता है। उसका मतलब इसका भी मोल फ्रैक्शन, जैसे x प्लस का हमने 0.5 लेना है बराबर, और इसका भी मोल फ्रैक्शन x माइनस हमने लेना है 0.5। तो जब हम मोल फ्रैक्शन बराबर में मिक्स करेंगे तो बनने वाला मिक्सचर होता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। देखो, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है डेक्स्ट्रो, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है लीवो, ये तो मैंने मिक्स किया ना, प्लस का मतलब मिक्स। और ये अब देखो इसमें मैंने लिखा प्लस माइनस, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, और ये लिखा मैंने DL, इसमें मतलब D भी है L भी है, और ये रहा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऐसा क्यों? जब एक सॉल्यूशन में हम डेक्स्ट्रो और लीवो का सेम सब्सटेंस के इनेंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट मिक्स करेंगे, उसमें लाइट पास करेंगे, कौन सी वाली? प्लेन पोलराइज लाइट। तो अगर एक पार्ट लाइट को राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज उसको रोटेट करता है, दूसरा पार्ट उतना ही एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेगा, और एंड में जब लाइट निकलेगी उसकी डायरेक्शन नेट चेंज होगी नहीं, क्योंकि वो कैंसिल होगी। तो इसलिए जब भी रेसिन मिक्सचर बनता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, आपने याद रखना। मैंने केस सेकंड लिया। देखो, ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, बट इसमें ये वाला 2 मोल है और ये वाला 1 मोल है। अब ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ, हमारे पास इसके 2 मोल में से 1 मोल कैंसिल हो गया और 1 मोल बचा। तो इसमें हमने लिखना 1 मोल ऑफ प्लस लेफ्ट, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो रहा। अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं, इसका 1 मोल ले लूं, तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और वो ये लीवो हो जाएगा, उसका 1 मोल बचेगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी है, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये दोनों केस नोट करने हैं कि अगर तो बराबर के मोल हुए, बराबर का मोल फ्रैक्शन हुआ तो बनेगा रेसिन मिक्सचर और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर अनइक्वल अमाउंट आ गए, मिक्सचर जरूर बनेगा लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसमें वो साइन होगा जो ज्यादा वाला है। सिंपल सी बात क्लियर होगी। डेफिनेशन पे आ जाओ। लो जी, एक तो वर्ड ये रहा इक्विमोलर, बराबर के मोल। मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर नहीं इनेंशियोमर्स, जिसमें वैल्यू सेम हो और मैग्नीट्यूड उल्ट हो, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए कंपाउंड। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 enantiomer of an optically active compound is prepared, then the mixture is racemic mixture बनेगा, समझिए। और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेसमाइजेशन। ये देखो लिखा हुआ है रेसमाइजेशन, यहाँ नहीं लिखा मैंने, वहां लिखा रेसमाइजेशन। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। रेसमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैंसिल होती है, क्या होती है? रोटेशन किसकी? प्लेन पोलराइज लाइट की। ठीक है, और इस फिनोमेना को बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाहरी मैच करना, या बाहरी रूप से, बाहरी क्यों? इसका और इसके साथ, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब अगर लाइट लेफ्ट साइड रोटेट हुई तो दूसरा उसको बराबरी उल्टा करके
कंपनसेट करता है, उसकी कमी को पूरा करता है। मतलब मान लो एक एंगल माइनस हो गया तो उसकी कमी को प्लस वाला पूरा करके फिर वही जीरो पे ले आएगा, इसको कंपनसेशन वर्ड बोलते हैं। और ये होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि आगे किसी मेरे लेक्चर में ऐसा इंटरनल कंपनसेशन भी आएगा, वो बीजो कंपाउंड होगा। वो अगर एक ही कंपाउंड में सेम में आ जाए, एक पार्ट लेफ्ट एक पार्ट राइट, तो उसमें हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड, और वो मैं आगे करवाऊंगा, और उसको बोलते हैं हम इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये वीडियो रोको आराम से, अभी मैं इसके एक दो क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, लो बच्चे ये डेफिनेशन नोट करो और ये दोनों एग्जांपल नोट करो। मैं साइड में हो जाता हूँ और इसको नोट करके आप लोग इसका मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो जी, लो बेटा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, मान लो हमारे पास ब्यूटेन 2-ओल है। क्या है? ब्यूटेन 2-ओल। ओके, ठीक है। इसके हमने क्या किया, 50 मिलीलीटर और वो ले लिए 0.2 m सोल्यूशन के, और ये प्लस और डेक्स्ट्रो है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैंने मिक्स कर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको मैंने मिक्स किया। एक और हमारे पास ब्यूटेन 2-ओल है, ब्यूटेन 2-ओल है, बात बिल्कुल क्लियर होगी। उसके मैंने 100 ml लिए ऑफ 0.1 m, ये ले लिया। ये वाला माइनस है और लीवो है, माइनस साइन है, लीवो के लिए होता है। उसके बाद हमें पूछा गया कि यहाँ पर क्या बनेगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और नॉट। यहाँ लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंपाउंड नहीं मिक्सचर, और नॉट, ऐसा आपको पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ब्यूटेन 2-ओल। लो बच्चे, ब्यूटेन 2-ओल CH3 CH2 CHOH और ये रहा CH3, और चेक कर लो यहाँ स्टार लग गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे भी डेक्स्ट्रो लिखा हुआ है, लीवो लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। कैसे, तो देखना बेटा, 50 मिलीलीटर को 0.2, लो जी 50 इंटू 0.2 बन गया 10 मिली मोल। ओके, अब ये 100 इंटू 0.1 बन गया 10 मिली मोल, बन गया ना। अब ये तो इक्विमोलर हो गए। इसका मतलब ये वाला बनेगा, क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। लो जी, इसलिए हमने इसको बोलना कि कंपाउंड होगा ऑप्टिकली, बताओ क्या लिखूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये इसका आंसर है, प्लस माइनस और DL लिखना है। समझ आ गया? ये मैंने इसका सॉल्यूशन बताया आपको, और ये मैंने आंसर बता दिया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, और क्योंकि हमने इसके मोल निकाल लिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मिली मोल वाला कॉन्सेप्ट लगाया करो। ब्यूटेन 2-ओल एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन या एप्लीकेशन करवाया। ठीक है, अब मैं दूसरा करवाता हूँ। चलो जी, दूसरा क्या है, लो बेटा दूसरा क्या है, दूसरा करवाता हूँ। अभी हम लोग दूसरा करते हैं। लो जी, सेकंड क्या है, देखिए इधर C है, यहां पर CH3 है, इधर CH2CH3 है, और यहां पर है H, और इधर है OH, और इधर रिएक्शन करवाई HCl के साथ। यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बना ये वाला। क्वेश्चन ये आया, द प्रोडक्ट, ठीक है, इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ये तुम्हें पूछा कि जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, ये हमने सोचना। लो बेटा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, एक बार दिमाग लगाओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। हम लोग इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे पहले। लो जी, क्या है मैकेनिज्म, देखो इधर H है, यहाँ पर C है, और CH3 CH2 CH3 है, यहाँ पर लगा हुआ H। सबसे पहले, क्योंकि आप सबको पता है ये HCl है,
HCl क्या है, एसिड है, एसिड है। तो इधर हमने H+ लिखा, ये O के ऊपर जाएगा और यहाँ पर बनेगा CH3C, H लिख दूँ एक बार जैसा है, और ये रहा CH3, इधर आ गया C2H5 एंड OH2+ आया ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से वाटर निकल जाएगा, माइनस लिख दो, वाटर डिहाइड्रेशन होगी, और H, फिर इस पे H लिखा, यहाँ पर C लिखा और C2H5 लिखा, और ये आ गया CH3 और ये OH, ये है प्लेनर, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, ये ध्यान रखना आपको। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एक प्लेन में होता है। अब जो इसका अगला स्टेप है, ये वाला स्टेप, इस पे हमने Cl- का अटैक करवाना, क्योंकि H का अटैक हो गया Cl-, इसमें HCl है ना, माइनस का अटैक करवाना। और जो Cl- का अटैक है, यहां पर एक मेन चीज है, Cl- का अटैक दो तरीके से होगा। लो जी, दो तरीके से होगा। कैसे? जब भी कोई चीज एक प्लेन में आती है, ऐसे हाथ मेरा प्लेन में देखो, तो उसका अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, क्योंकि प्लेनर है ना। प्लेनर चीज में अटैक दो जगह से हो सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हम ये लिखेंगे इसमें अबव या बिलो, इसके 50% चांस है, इसके भी 50% चांस है। जब इसके अबव और बिलो हमने लिखा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मान लो एक हमने ऐसे CH3 लिख के यहाँ पर H लिखा, इधर इथाइल लिखा, और इधर मैंने लगा दिया Cl, और दूसरा बिल्कुल उसका मिरर इमेज बनेगा, वो कैसा, CH3, ठीक है। मतलब अगर आप उसको मिरर में रखोगे सामने तो वो ऐसा बनेगा, इधर Cl और यहाँ पर H और इधर इथाइल। ध्यान रखना, अगर मैं इसकी मिरर बनाऊं तो ये बनती है, ये देखो CH3, इधर Cl, यहाँ Cl चला गया और ये H उधर चले गए, तो ये क्या बन गए, 50% बन गया डेक्स्ट्रो और 50% बन गया लीवो, और ये क्या हो गया, ये तो रेसमिक मिक्सचर बन गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर बना, और इसको लिखेंगे Dl+-, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली बताओ क्या होगा, इनएक्टिव। तो हमने एक बात सीखी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुई है, देखो, और उसके मैकेनिज्म में आता हो कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन होता है प्लेनर, प्लेनर में Cl के दो चांस होते हैं, अबव एंड बिलो। यहां फिनोमेना रेसमाइजेशन होगी। चलो जी, क्या होगी, रेसमाइजेशन हो गई, और इसलिए उसका जो प्रोडक्ट है वो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। उसमें आप देखो, जिस साइड OH है उस साइड भी Cl है, देखो, और जिस साइड OH है Cl उसके उल्ट भी है। हम इसको बोलते हैं 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्शन। तो यहां एक वर्ड बोल दो इसमें, 50% सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब रिटेन रहना, और 50% डिफरेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं इन्वर्शन या इन्वर्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने रेसमाइजेशन के टाइम 50% सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन रखा, 50% डिफरेंट इन्वर्शन रखा, तभी अल्टीमेटली हमारे पास मिक्सचर बना रेसमिक, और इसका जो आंसर है वो प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये मैंने आपको दो यूजेस बताए, रेसमाइजेशन कैसे आती है। तो अभी आप लोग वीडियो रोक के एक बार दो कॉन्सेप्ट कराए। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, मैंने इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो इसका प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। आंसर ये आया, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू रेसमाइजेशन। हालांकि ये वाला भी ऑप्टिक एक्टिव है, ये भी, बट उनके 50% चांसेस आ गए, इसलिए एंड में जो मिक्सचर बना, प्रोडक्ट बना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। ओके बच्चे, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किए हैं आज।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बहुत नई चीज़ें लेके आएंगे, जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसमें रिजोल्यूशन आएगा, ये रिटेंशन थोड़े और आएंगे आगे, और उनकी एप्लीकेशन कई और सारे कंपाउंड्स में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 3 में नए नए टॉपिक के साथ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारे फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो को लाइक शेयर किया करो, एग्जाम्पल को डेप्थ से समझो। ठीक है, तो PDF जो हम लोग आपको देंगे उसमें आपने क्वेश्चंस करने हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड, और NCERT भी साथ साथ पढ़ो, उसकी एप्लीकेशन। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।